Hello, guys. Welcome to Study Bloom. As we have seen earlier about the Vijayanagara Empire, we have seen the Delhi Sultanate, and then we have talked a little bit about some other empire like Hosalyas of South and Eastern Ganga Empire. Then Vijayanagara Empire that was in broad. So now we are going to discuss about the Mughals. हम मुगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. मुगल सल्तनत जो कि दिल्ली सल्तनत के वीकेंड होने पे आया. दिल्ली सल्तनत जब वीक हो गया था तो बाबर एक टर्किक मंगोल रूलर था और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था जिसने जो कि हटा बाहर निकाल दिया गया था, थ्रोन आउट ऑफ समरकंद, जिसे प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान कहते हैं. जब वो वहां से निकाल दिया गया तो उसने बेसिकली इंडिया की तरफ अपना रुख किया. अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर, बाबर एक डिसेंडेंट था तिमूर का जो कि डिफीट कर दिया था बेसिकली उसने इब्राहिम लोदी को एट पानीपत इन 1526. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ था. सो और कब हुआ था, इसमें किसने किसको हराया था. तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और 1526 में हुआ था. और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, बेसिकली पानीपत में हुआ था. सो इट रिलाइड हैविली ऑन गन पाउडर, फील्ड आर्टिलरी एंड मैचलॉक गन्स विच हैड रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड इन वारफेयर इन इंडिया. उसने बहुत ही एडवांस फॉर्म ऑफ वॉर में चीजें यूज की थी, जैसे कि गन पाउडर, फील्ड आर्टिलरी और मैचलॉक गन्स, जो कि बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था वॉरफेयर में इंडिया में. तो उस डिफीट ने जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, वो डिफीट एक फाइनल एंड था दिल्ली सल्तनत का, और उसने लीड किया बेसिकली एक फाउंडेशन रखा मुगल एम्पायर का, जिसमें बाबर ने कंट्रोल किया, एज्यूम कंट्रोल ऑफ द दिल्ली थ्रोन. सो यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्चर है, एक पेंटिंग है जो कि डिपिक्ट कर रही है बैटल ऑफ पानीपत. जिस ये एक कॉपी है बेसिकली बाबरनामा का, जिसमें देख रहे हैं हम कि यहाँ पे कैनियंस भी यूज हो रहे हैं. तो ये क्या है, एक मॉडर्न डे वॉरफेयर वाला बेसिकली वॉर है. नाउ, तो जब बाबर की डेथ हो गई 1530 में, 1530 में, तो उस उनका जो सन था हुमायूं, उन्होंने स्ट्रगल किया टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस. उस टाइम पे शेरशाह सूरी काफी पावरफुल अफगान लीडर थे. उसने स्टैब्लिश किया था सुर एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, और उन्होंने बहुत ही रिफॉर्म्स लाए थे. बट उनका क्या था, एम्पायर जो शेरशाह सूरी का था वो काफी शॉर्ट लिव्ड था. लेकिन हुमायूं ने सून रिकनकर्ड कर दिया, जो कि लॉस्ट बेसिकली एम्पायर लॉस्ट हो गया था शेरशाह सूरी को. सो बिफोर दिस हैपेंड, हेमू हेमू एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर था और चीफ मिनिस्टर था, वजीर जो कि बोलते हैं उस टाइम में. चीफ मिनिस्टर को वजीर बोलते थे. अंडर वन ऑफ द लास्ट सूरी रूलर्स उसने कैप्चर किया दिल्ली को और रूल किया ब्रीफली अंडर द रॉयल नेम ऑफ हेमचंद्र विक्रम आदित्य. सो दो इंजॉइंग सम ऑफ मिलिट्री सक्सेस, हेमू ने कुछ मिलिट्री सक्सेस तो लिया ही वॉज इंजर्ड इन द ऑन द बैटल फील्ड. और उसने मतलब बेसिकली सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट किया. और उसने क्या किया, वो कन्फ्रंट किया बेसिकली बाय बाबर्स ग्रैंडसन अकबर. तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ, हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें captured Hemu was brought to Akbar, who had him beheaded. So अकबर ने क्या किया, हिमू को बेसिकली beheaded कर दिया और अकबर जीत गया. सो फिर अकबर soon reclaimed दिल्ली फॉर द मुगल्स. कुछ टाइम के लिए, बेसिकली कुछ टाइम के लिए, बहुत कम ही टाइम के लिए, हेमू ने, एक जो कि स्किल्ड मिलिट्री कमांडर था, उसने दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लिया था. बट कुछ ही टाइम बाद वहां पे कौन आया, अकबर आया, जो कि ग्रैंडसन था बाबर का. उसने हिमू को हरा के सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में फिर से दिल्ली को जीत लिया. सो डिक्लेयर्ड, अब हम अकबर के बारे में देखते हैं, जो कि डिक्लेयर्ड एम्परर था एट द एज ऑफ 13. जो उसकी फादर की एक्सीडेंटल डेथ के बाद, कौन था उसका फादर, सो बाबर बाबर का जो सन था उस हुमायूं, और हुमायूं का सन अकबर. सो एक्सीडेंटल डेथ हो गई हुमायूं की, उसके बाद कौन आया, अकबर. So Akbar set out to bring the entire subcontinent under Mughal control.
उनका जो रेन था वो ब्लेंड था किसका, ब्रुटैलिटी, बहुत ज्यादा ब्रूटल उनका जो रेन था, उनकी जो बेसिकली उनका जो सल्तनत था बहुत ही ब्रूटल था, और टॉलरेंस था थोड़ा बहुत, shaped by ambition and strategy. In early conquest, following many of his predecessors, he showed no mercy at the Fort Chittor. चित्तौड़गढ़ जो कि आज प्रेजेंट डे राजस्थान में है, which he besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldier. They inflicted heavy losses on the Mughal army, but the fort finally breached, died fighting in large number, while hundred of women committed जौहर. तो क्या हुआ था कि जैसे कि अपने प्रेडिसर्स को अकबर ने देखा था, तो उसने भी कोई मर्जी सो नहीं करी, और उसने क्या किया, चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट चित्तौड़ था उसको सीज कर लिया था बेसिकली फॉर मोर देन 5 मंथ, ताकि उस वो राजपूतों को हरा सके। और वहां पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ मुगल आर्मी को, बट उन्होंने फाइनली फोर्ट को ब्रीच कर दिया, और बहुत ज्यादा लोग मारे गए, और जो वहां की औरतें थी, विमेन थी, वो उन्होंने कमिट कर लिया जौहर। सो अकबर ऑर्डर द मैसेकेयर ऑफ सम 40,000 सिविलियंस, एंड द सर्वाइविंग विमेन एंड चिल्ड्रन वेर इंस्लेव्ड। उन्होंने जो सरवाइव कर रहे थे उनको तो इंस्लेव बना लिया, और बाकी जो बचे थे, सॉरी, 30,000 को, सिविलियन को तो उसने मार दिया, और जो बचे हुए विमेन और चिल्ड्रन थे उनको क्या कर दिया, उनको स्लेव बना लिया। उस टाइम पे अकबर 25 एज के थे, और ही सेंट अ मैसेज ऑफ विक्ट्री विच रीड, वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्युपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट एंड टाउन बिलोंगिंग टू द इनफिडेल्स एंड हैव इस्टेब्लिश्ड इस्लाम देयर। उन्होंने एक मैसेज दिया सबको कि हमने वो फोर्ट को ऑक्युपाई कर लिया और टाउन को भी ऑक्युपाई कर लिया है, जो उस टाइम में उनके हिसाब से वो इनफिडेल्स थे जो वहां पे बिलोंग कर रहे थे, और उन्होंने वहां पे इस्लाम को स्टैब्लिश किया। विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी sword we have erased the sign of infidelity from their mind and have destroyed temple in those places and also all over Hindustan. उन्होंने ये भी लिखा, ये भी कहा कि उनका जो थर्स्टी, ब्लड थर्स्टी जो स्वॉर्ड था, बेसिकली जो तलवार थी, वो खून की प्यासी थी, उसने सारे जो इन्फिडेल्स थे उनके माइंड को, उनको वहां से हटा दिया, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और हिंदुस्तान को पूरी तरह से चेंज कर दिया। Akbar followed his predecessors in the thought of his a monarch should be ever intent on conquest, otherwise his enemy rise in arms against him. तो जैसे जैसे उनका एम्पायर ग्रो किया, ही इंक्रीजिंगली यूज्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज टू स्टेबलाइज इट। उन्होंने जैसे जैसे उनका एम्पायर ग्रो किया तो उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यूज करी अपने एम्पायर को स्टेब्लिश करने के लिए। वो एंटर बेसिकली उन्होंने एंटर किया मैरिज अलायंसेस में, मैरिज में मतलब मैरिज किया, उन्होंने शादियां करी ढेर सारी, ताकि वो अलायंसेस बना पाए किससे, विद द नेबरिंग किंगडम, जिसमें राजपूतों ने उनका वेलकम किया, और उन्होंने जजिया को एबॉलिस्ट किया एंड प्रमोट किया सुलही कुल, पीस विथ ऑल, जिसका मतलब होता है सुलही कुल, लिटरली पीस विथ ऑल, एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ थ्रू इंटरफेथ डायलॉग अपॉइंटमेंट। उन्होंने इंटरफेथ डायलॉग्स भी स्टैब्लिश किए, ऑफ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू ऑफिशियल। उन्होंने अपॉइंटमेंट किया किसका, हिंदू ऑफिशियल्स का हाई पोजीशन पे, ताकि वो ये दिखा सकें कि उन्होंने क्या किया, टॉलरेट किया है सारी ही चीजों को, और उनके जो रेन है उसमें क्या है, हिंदूज को भी पोजीशन मिल रही है, और क्योंकि बेसिकली उन्हें अलायंस बनाना था। सो अकबर एक्सपेंडेड एंड स्टेबलाइज्ड हिज एम्पायर इवन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ मेनी राजपूत रूलर। तो अकबर ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, स्टेबलाइज किया, और वहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किसका मिला, राजपूत रूलर्स का। हिज कोर्ट historian and biographer Abdul Fazl recorded him as stating, formerly, I persecuted men into conformity with my faith and deemed it Islam. As I grew in knowledge, I overwhelmed with shame. Not being a Muslim myself, it was unmeet, inappropriate to force other to become such. What constancy is to expected from proselytes ऑन कंपल्सन। बेसिकली अब अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, उसमें इन्होंने ये बात लिखी। सो हिज लॉन्ग रेन लास्टेड ऑलमोस्ट 50 years। अकबर का जो रेन था वो 50 सालों तक रहा। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जहां पे उसने हेमू को हराया, और फिर 1605 में उनकी डेथ हो गई।
while its middle period was relatively peaceful, उनका जो मिडिल पीरियड था रेन का काफी पीसफुल था. एंड द फाइनल 15 ईयर इन्वॉल्व फ्रेश मिलिट्री कैंपेन. फाइनल 15 ईयर में क्या हुआ? मिलिट्री कैंपेन हुआ इन कश्मीर, सिंध एंड द डेक्कन एंड अफगानिस्तान में. सो नाउ, डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट, अकबर बीन keen to explore Persian and Indian text. जो अकबर था वो इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, बट उसके बाद भी वो काफी इंटरेस्टेड था एक्सप्लोर करे पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट को. एंड उन्होंने इंटरेस्ट शो किया क्लासिकल इंडियन थॉट में एंड ऑफन इनवाइटेड स्कॉलर्स टू हिज कोर्ट. उन्होंने स्कॉलर्स को इनवाइट किया अपने कोर्ट में. और उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एट फतेहपुर सिकरी, वेयर ही हैड मेजर संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन इंक्लूडिंग. उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट कराया पर्शियन पर्शियन में. बेसिकली जो उसके महाभारता, जिसमें जिसको कहते हैं Razmanama in Persian, the Book of War, Ramayana with 176 beautiful miniature painting, and Bhagavad Gita and Panchatantra. So Akbar son Jahangir shared with his father a love for art and architecture. अकबर का कौन सन हुआ? बेसिकली जहांगीर. अकबर के बाद किसने रेन संभाली? जहांगीर ने. और उसने सेम ही चीजें शेयर करी अपने फादर की तरह, लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ही ट्राइड टू एक्सपेंड द एम्पायर इनटू डेक्कन. जहांगीर एक्सपेंड करना चाहता था अपने एम्पायर को डेक्कन साइड में. हिज सन शाहजहां फॉट सेवरल रिबेलियंस एंड इज बेस्ट रिमेम्बर्ड एज द बिल्डर ऑफ ताजमहल. और जहांगीर का जो सन था वो शाहजहां था. शाहजहां को हम बेसिकली जानते ही हैं, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था आगरा में. The Taj Mahal is even today recognized as one of the greatest architectural marvels of the world. This period formed the peak of immense flowering of art and architecture, which included the building of Humayun Tomb in Delhi and the Red Fort in Delhi and Agra. Other classical art and music of India also flourished during this period, and also remarkable work of calligraphy and miniature painting. सो बेसिकली शाहजहां का जो पीरियड था उसमें हम देखते हैं बहुत ढेर सारे आर्किटेक्चर आर्किटेक्चरल चीजें बनी थी, जिसमें हुमायूं टॉम्ब है, रेड फोर्ट है दिल्ली में, और आगरा में ताजमहल है. और उस टाइम में बहुत ढेर सारे हमें मिनिएचर पेंटिंग्स भी देखने को मिली. यहाँ पे एक मिनिएचर पेंटिंग है जो कि एक रामायणा का पार्ट है. मिनिएचर पेंटिंग इलिस्ट्रेटिंग द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ रामायणा एंड डिपिक्टिंग द वेल नोन एपिसोड ऑफ रामा चेजिंग द गोल्डन. लॉर्ड रामा जो गोल्डन डियर को चेज कर रहे हैं, बेसिकली उसे यहाँ डिपिक्ट किया गया है. और ये एक पार्ट है पर्शियन रामायणा का, जिसे अकबर ने ट्रांसलेट कराया था पर्शिया में. अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये क्या है? एक 5 स्टोरीड पंचमहल है, फतेहपुर सिकरी में है. जो कि फतेहपुर सिकरी, ये जो सिटी है उसको बिल्ड कराया था अकबर ने, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ है? आगरा के पास है. नाउ उसके बाद आया औरंगजेब. सो we mentioned earlier the frequent violent succession during the Sultanate period. This was repeat during the succession of Shahjahan. हमने देखा कि फ्रीक्वेंट वायलेंट सक्सेशन होता था, हो रहा था सल्तनत पीरियड में. और शाहजहां के भी टाइम में सक्सेशन होने, मतलब हो रहा था. सो शाहजहां जो कि बीमार पड़ गए इन 1657 में, और वो चाहते थे कि उनका जो थ्रोन है, जो मुगल एम्पायर है, वो किसे मिले? दारा सिकोय को, जो उनका एल्डेस्ट सन था. बट जो दारा का यंगर ब्रदर था, जो कि औरंगजेब था, उसने दारा सिकोय को हरा दिया था इन ए सीरीज ऑफ बैटल्स. और इवेंचुअली उसने क्या किया? उनको एग्जीक्यूट, उनको मार दिया. औरंगजेब ने दारा सिकोय को मार दिया एंड प्रेजेंटिंग हिज सीवियर्ड हेड टू देयर फादर. औरंगजेब ने क्या किया? वो बहुत ही ब्रूटल था. उसने क्या किया? वो उनका हेड, दारा सिकोय को का हेड अपने फादर शाहजहां को प्रेजेंट किया. और उसने और 2 ब्रदर्स को रिमूव कर दिया, जिसको एक को अरेस्ट कराया और एक को एग्जीक्यूट कराया. एंड ड्रोव द सन इनटू एग्जाइल, सेकंड इनटू एक्साइल. टू प्रिवेंट फर्दर चैलेंज टू हिज रूल, औरंगजेब ने किसको इम्प्रिजन किया? शाहजहां को, आगरा फोर्ट में. और वो तब तक वहां रहे जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई. फिर औरंगजेब ने खुद को ही क्राउन दिया, बेसिकली एम्परर बने 1658 में, और अपने आप को नाम दिया आलमगीर, और कनकरर ऑफ द वर्ल्ड. ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 49 ईयर्स. तो औरंगजेब थे. He saw, we saw above that Delhi Sultan average reign lasted about for 9 years. This figure become 27 year in the case of Mughal
emperor up to Aurangzeb, and 16 years if we consider all Mughal rulers up to the end the empire in 19th century. What do you make of these number of years of reign? ये आप खुद देखिएगा। औरंगजेब स्किल्ड इन मिलिट्री मैटर्स, कंडक्टेड मेनी कैंपेन। औरंगजेब ने वो बहुत ही स्किल्ड था मिलिट्री मैटर्स में, उसने बहुत ही ज्यादा कैंपेन कंडक्ट किया। उसने कुछ पार्ट साउथ के कनकर कर लिए, जीत लिया। अंडर हिज रेन द मुगल एम्पायर रीच इट्स ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन। औरंगजेब के रेन में मुगल एम्पायर अपने ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन पे था। दो कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद सिग्निफिकेंट रिबेलियंस, बार बार रिबेल हो रहा था, उसके बाद भी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। सम ऑफ विच वी विल टर्न इनटू, हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। औरंगजेब हैड टू स्पेंड द लास्ट 25 years ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग वॉर आफ्टर वॉर इन द डेक्कन। लास्ट 25 years उसने अपनी लाइफ के वॉर के बाद वॉर देखा, बेसिकली लड़ा। डेक्कन डेक्कन एरिया में मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज ऑफ दोज कैंपेन डिप्लीटेड द एम्पायर ट्रेजरी। और ये जो लार्ज आर्मी को मेंटेन करना था और बार बार उन्हें वॉर में ले इंक्लूड इंडल्ज कराना था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो एम्पायर की ट्रेजरी थी वो डिप्लीट होते गई। और उसने उसकी वजह से क्या हुआ, पुट अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ने लगा administration पे। Indeed, this is often considered one of the factors in the rapid decline of Mughal power after Aurangzeb death in 1707। तो यही रीजन है कि मुगल एम्पायर औरंगजेब के बाद रैपिडली डिक्लाइन करने लगा। यही एक बहुत ही कंसिडरेबल रीजन है जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर औरंगजेब के बाद डिक्लाइन ही करने लगा, उनकी जब डेथ हुई 1707 में, बिकॉज ऑफ द डिप्लीटेड एम्पायर ट्रेजरी। औरंगजेब हु बिलोंग टू इस्लाम सुन्नी सेक्ट, वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करता था, वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस था। उसने एक ऑस्टर लाइफ जी थी, बेसिकली एक कट्टर लाइफ, जिसमें काफी ज्यादा जिस तरीके से इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। अनलाइक अकबर ऑब्जर्व ऑल रिलीजियस रिचुअल्स एंड ओकेजन्स, ही ग्रेजुअली बैंड प्रैक्टिसेस। अकबर की तरह वो नहीं था, उसने सारे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे जो कि उसे अन इस्लामिक लगते थे, जैसे कि डांस एंड म्यूजिक, उसने सबको बैन कर दिया। उसने रीइम्पोज कर दिया जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, और पिलग्रिमेज टैक्स भी लगाया हिंदूज पे जो कि ट्रेवल करते थे अपने सैक्रेड प्लेसेस पे, जो कि बेसिकली अकबर ने उसको एबॉलिश करा दिया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं औरंगजेब अपनी कोर्ट में है, होल्डिंग अ हॉक विथ वन ऑफ हिज सन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। Now, some scholars argue that Aurangzeb motive were primarily political। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि जो औरंगजेब का मोटिव था वो प्राइमरली पॉलिटिकल था, दैट इज टू establish एंड strengthen his empire's dominance। They also give example of grant and assurance of protection he gave to some temples। कुछ स्कॉलर्स यही मानते हैं कि उनका मोटिव पॉलिटिकल था, बट अ, ये पॉलिटिकल था ताकि वो स्टैब्लिश कर पाए अपने एम्पायर के डोमिनेंस को। और इसके उस पक्ष में वो एग्जाम्पल देते हैं, ग्रांट एंड एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन ही गिव टू सम temples। While politics did play a part in his decision, Aurangzeb owned farmlands or firmans, that is edicts, make his personal religious motive clear too। In 1669, for instance, he ordered governor of all provinces to demolish school and temples of the infidel and put down their teaching and religious practices। 1669 में उसने अपने गवर्नर्स को, सारे प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे, प्रोविंसेस मतलब छोटे छोटे स्टेट टाइप के हो गए, उनको ये आदेश दिया कि जाओ और जाके सारे जो स्कूल्स हैं उनको तोड़ दो। बेसिकली जो इनफिडेल्स के स्कूल्स हैं, टेम्पल्स हैं, इनफिडेल्स मतलब जो कि क्या है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, और उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी हैम्पर करो। टेम्पल्स एट बनारस, प्रेजेंट वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ एमॉन्ग मेनी अदर्स वेर डिस्ट्रॉयड, एज वेल एज जैन टेम्पल एंड सिख गुरुद्वारास को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने बनारस के टेम्पल जो कि काशी विश्वनाथ, फिर मथुरा, सोमनाथ, सबको डिस्ट्रॉय किया। दिस एस्पेक्ट ऑफ औरंगजेब वाज आल्सो विजिबल इन हिज परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ अदर सेक्ट इंक्लूडिंग सूफीज और जोरोस्ट्रियंस, द रिलीजन ऑफ पारसीज इन इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम पर्शिया। उसने सिर्फ ये बेसिकली हिंदूज के ही साथ नहीं किया, उसने ये जो परसिक्यूशन था वो मुस्लिम्स जो अदर सेक्ट के थे, जो कि क्या थे, सूफीज थे, उनके साथ किया, और जो पारसीज थे उनके साथ भी किया। नाउ रेजिस्टेंस टू मुगल, हम नेक्स्ट
टाइम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।